हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उसका नाम है प्लेफुल किस, जो कि एक कोरियन ड्रामा है। उसका सीज़न 1 आप सबने तो ज़रूर देखा होगा, बट मैं यहाँ पर सीज़न 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। खैर, आपने सीज़न 1 को एंजॉय किया होगा ज़रूर, अब सीज़न 2 को भी एंजॉय कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ओहानी और बैकसुंजो की लव स्टोरी कैसे लगी सीज़न 2 की। एंड हाँ, अगर आप सीज़न 1 को भी देखना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले अपने चैनल पर सीज़न 1 को भी एक्सप्लेन कर दिया है, आप मेरे चैनल से जा करके देख सकते हैं। तो चलते बिना टाइम वेस्ट किए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन की तरफ। ड्रामे की स्टार्टिंग ओहानी और बैकसुंजो की पिक से होती है, जो कि उनके लाइफ के क्यूट्स मोमेंट को शो कर रहे होते हैं जब उनकी शादी हो रही थी। एक्चुअली में अब ओहानी और बैकसुंजो एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है। खैर, यहाँ पर दिखाया जाता है ओहानी सो रही होती है, तब उसकी आँख खुलती है और उसके बाजू में बैकसुंजो सोया रहता है। वो देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली मुझे मेरा बैकसुंजो मिल गया है। यहाँ पर वो उठकर जाने लगती है और बैकसुंजो उठ जाता है। तब वो कहती है मुझे जाने दो, क्योंकि बैकसुंजो उसे रोक लेता है। ओहानी कहती है सारे लोग तो विजिटिंग पे गए हुए हैं बाहर, तो यहाँ पर कोई नहीं है, इसी वजह से मुझे तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, तो मुझे उठना पड़ेगा। तब बैकसुंजो कहता है ओहानी 5 मिनट और दो ना, मुझे 5 मिनट और सोना है। तब ओहानी कहती है सिर्फ ओनली ऑन 5 मिनट्स, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। बैकसुंजो कहता है ओके, पहले 5 मिनट्स तो मेरे साथ थोड़ा रेस्ट करो, बिकॉज आज संडे है। तब ओहानी कहती है सिर्फ 5 मिनट्स, उसके बाद मैं अपने प्यारे हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जाऊंगी। खैर, यहाँ पर इन दोनों सो रहे होते हैं, तभी अलार्म बजता है। एक्चुअली ये सब ओहानी का ड्रीम रहता है, जो कि सोने में वो देख रही थी। अलार्म बजने की वजह से अब बैकसुंजो की नींद टूट जाती है। वो उठकर बैठता है और अलार्म बंद करते हुए कहता है ये लड़की भी ना हमेशा अलार्म लगा कर रख लेती है, लेकिन कभी सही टाइम पर उठती नहीं है, इसके बदले मुझे उठना पड़ता है। तब वो ओहानी से कहता है ओहानी उठ जाओ, तुम्हारा लगाया हुआ अलार्म बज चुका है। अब बताओ इतनी मॉर्निंग में अलार्म लगाने की क्या ज़रूरत थी, जब तुम्हें उठना रहता ही नहीं है, बस अपने हस्बैंड की नींद बर्बाद करनी रहती है। तब ओहानी कहती है एक्चुअली मैंने अलार्म इस वजह से जल्दी लगाया ताकि मैं अच्छे से तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर पाऊँ। तब यहाँ पर बैकसुंजो कहता है तो फिर वेट किस बात का कर रही हो, जाओ जल्दी से मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो। और यहाँ पर ओहानी फटाफट से रेडी होती है और सीधा पहुँच जाती है सुपरमार्केट। वो बैकसुंजो के लिए इंग्लिश फूड बनाने की तैयारी कर रही थी। वैसे कहने को तो ओहानी अब मैरिड हो चुकी थी, मतलब उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट, किसी की भी बातों में आ जाया करती थी। यहाँ पर वो अपने आप में ही बातें कर रही होती है, आज तो मैं अपने हस्बैंड के लिए इतना अच्छा फूड बनाऊंगी ना कि वो उंगलियाँ चाटता रह जाएगा। फिर वो कहेगा सच में ओहानी तुमने इंग्लिश फूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया। ओहानी तो ये सारी बातें अपने आप में ही करके खुश हो रही थी। तब एक शॉपकीपर उसे न्यू ब्राइड कहकर बुलाती है। अब ओहानी जब उसकी बात सुनती है कि उसने मुझे न्यू ब्राइड कहा, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। एक्सक्यूज़ मी, क्या आपने मुझे न्यू ब्राइड कहा? तब शॉपकीपर बोलती है हाँ, एक्चुअली तुम्हारे फेस से ही शो हो रहा है जैसे तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, सच में तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। तब यहाँ पर ओहानी शर्माने लगती है और कहती है हाँ हाँ, आपने सही पहचाना, अभी अभी जस्ट मेरी शादी हुई है, वैसे आपने मुझे न्यू ब्राइड कहा, इसके लिए थैंक्स। शॉपकीपर ओहानी को अपनी मीठी मीठी बातों से अब अपने जाल में फंसाने लगती है और फंसने के बाद उससे कहती है मेरी यहाँ की सब्जियाँ ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, अगर तुम इन्हें बनाओगी ना, अपने हस्बैंड को खिलाओगी ना, तो सच में तुम दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और हाँ, खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तब यहाँ पर वो उससे बहुत सारी सब्जियाँ खरीद लेती है और जब ओहानी जाने लगती है तो वो शॉपकीपर उसे एक बार फिर से न्यू ब्राइड कह के रोकती है और उसे एप्पल देती है कि ये एप्पल अपने हस्बैंड को ज़रूर खिलाना, प्यार बढ़ता है। ओहानी उल्लू बन करके आधी सुपरमार्केट की सब्जियाँ तो अपने ही घर ले आती है। यहाँ पर वो बैकसुंजो को देखती है कि वो तो एक सूखा सा ब्रेड खा रहा है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो फ़ौरन जाती है और बैकसुंजो के हाथ से छीन लेती है। तब बैकसुंजो कहता है
ये क्या हरकत है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। तब यहाँ पर ओहानी कहती है, भला आज मैं तुम्हें ऐसा रूखा सूखा कैसे खा ना सकती हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और वाइफ होने की ड्यूटी मुझे अच्छे से मालूम है। बस 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए एकदम इंग्लिश वाला ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। बैक्सुंजो जब देखता है कि ओहानी ने इतनी सुबह सुबह इतना सारा शॉपिंग करके लेकर आई है, तो उससे पूछने लगता है, क्या तुम इन सब से इंग्लिश फूड बनाने वाली हो? तब ओहानी कहती है, हाँ, इतनी सारी शॉपिंग तो इसी वजह से करके लाई हूँ, और तुम फिक्र मत करो, ये मत कहना कि मुझे फूड नहीं बनाने आता है। अरे आता है, इंटरनेट पे मैंने सर्च किया है, और देखना ऐसा बनाऊंगी ना कि तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। ये बात सुनते ही तो बैक्सुंजो हंसने लगता है, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि ओहानी को खाना बनाने तो आता ही नहीं है, अब वो कैसे बनाएगी। बैक्सुंजो इसी वजह से ओहानी से कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तब ओहानी कहती है, नहीं नहीं, भला मैं कैसे ये पाप कर सकती हूँ, आप मेरे हस्बैंड हो और अपने हस्बैंड से मैं खाना बनवाऊँ, ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो ना, तो फिर घर की क्लीनिंग में मेरी हेल्प कर देना। तब बैक्सुंजो देखने लगता, हाँ, हस्बैंड हूँ और काम भी नहीं करवाना है, ऊपर से क्लीनिंग भी करवानी है। तब ओहानी कहती है, हस्बैंड हो, इतना तो कर ही सकते हो। वैसे एक बात बोलूँ, तुम जाके फटाफट फ्रेश हो जाओ, तुम जब तक फ्रेश हो जाओगे ना, तब तक मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना लूँगी, तो इसी वजह से टाइम मत लगाना, जल्दी आना। अभी हमें ब्रेकफास्ट भी करना है और प्लस अभी काम भी तो करना है ना, घर पे कोई नहीं है ना, तो आधे काम मैं करूँगी, आधे काम तुम्हें करना है। और बैक्सुंजो को बड़े प्यार से उसे फ्रेश होने के लिए भेज देती है। अब नेक्स्ट सीन में ओहानी को दिखाया जाता है, सबसे पहले वो खाना तो नहीं बनाती है, बल्कि डाइनिंग टेबल को ही डेकोरेट करने लगती है कि डाइनिंग टेबल परफेक्ट दिखना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद वो करती है, फटाफट से वो इंग्लिश फूड इंटरनेट पे सर्च करती है, ताकि वो बैक्सुंजो के लिए अच्छा सा अच्छा फूड प्रिपेयर कर सके। कुछ टाइम तक तो इंटरनेट में ही फंसी रहती है। उसके बाद जब उसे समझ में आता है कि वो बैक्सुंजो के लिए क्या बनाए, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट ओहानी जाती है किचन में और बैक्सुंजो के लिए इंग्लिश फूड की तैयारी करने लगती है। खैर यहाँ पर जहाँ ओहानी तैयारी कर रही है, तो बैक साइड में दिखाया जाता है बैक्सुंजो भी अपने काम को कर रहा होता है। लाइक वो रूम की क्लीनिंग करता है और उसके बाद बेडशीट वगैरह को सही से करता है। उसके बाद बैक्सुंजो जाता है वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए, लेकिन उससे पहले वो चेक कर लेता है, तो देख करके शॉक रहता है कि ओहानी ने तो उसका पॉकेट चेक ही नहीं किया था, उसका वॉलेट की पैसे सब के सब वो धुलने में डाल दी थी। सही टाइम पर बैक्सुंजो आ जाता है कि सब कुछ बच जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है अच्छे हस्बैंड की सारी क्वालिटीज़ बैक्सुंजो के अंदर रहती है। वहीं अपोजिट में ओहानी को दिखाया जाता है, अब वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रही होती है, क्योंकि उसने इंग्लिश फूड तो बनाया था, लेकिन पूरा का पूरा जला हुआ था। अब ओहानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बैक्सुंजो को ब्रेकफास्ट में क्या दे। बेचारी बहुत ही ज़्यादा अपसेट बैठी हुई रहती है और यहाँ पर वो बैक्सुंजो का वेट कर रही होती है। बैक्सुंजो अपना पूरा काम फिनिश करके आता है और नीचे डाइनिंग टेबल पे जब देखता है तो वो समझ जाता है और कहता है, मुझे कुछ ऐसे ही लगा था, ओहानी किचन में गई है और खाना न जले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, एक बात पूछूं, यही है इंग्लिश फूड जिसे बनाने में तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम लग गया? देखने में तो कैसा दिख रहा है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ओहानी, तुमने कहा था ना इंग्लिश फूड बनाने के लिए, क्या इंग्लिश फूड इस तरह से दिखते हैं? शायद अपनी लाइफ में मैं फ़र्स्ट टाइम टेस्ट करने जा रहा हूँ कि इंग्लिश फूड इस तरीके से भी होते हैं। ओहानी बेचारी अपसेट, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बैक्सुंजो को क्या आंसर रिप्लाई करे, क्योंकि उसने तो बड़ी बड़ी बात कही थी बैक्सुंजो से कि आज वो उसके लिए इंग्लिश फूड बनाएगी। यहाँ पर सारे खाने जले हुए रहते हैं, कोई आधे पके हुए रहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी बैक्सुंजो ओहानी का दिल रखने के लिए खाना टेस्ट करता है, लेकिन एक निवाला खाते ही उसके हलक से तो उतरता नहीं है, क्योंकि खाना पूरी तरीके से जल चुका था। तब बैक्सुंजो ओहानी से कहते हैं, ओहानी, तुम वो काम क्यों ट्राई करती हो जब तुम वो कर नहीं पाती हो? तुम्हें अच्छे से मालूम है तुम कुकिंग में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हो। एक्सपर्ट? अरे तुम्हें तो कुकिंग करनी ही नहीं आती है, तो फिर तुम ट्राई क्यों करती हो? तुम नॉर्मल खाना मुझे दे सकती थी, मैं खा लेता। अब देखो ना, मैं कब से भूखा हूँ। अच्छा एक बात पूछूं, क्या तुमने मेरी कॉफ़ी बनाई है? अगर कॉफ़ी बनाई है तो एटलीस्ट वो मुझे दे दो। तब ओहानी को याद आता है, हाँ मैंने तो कॉफ़ी बनाई है, बट अभी डाइनिंग टेबल पर मैं तुम्हारे लिए लेकर नहीं आई हूँ। बस तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आ रही हूँ। और वो फटाफट जाती है और अंदर से कॉफ़ी लेकर आती है। जब बैक्सुंजो कॉफ़ी को टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद वो उसे दोबारा से पीता है और ओहानी से कहता है, कॉफ़ी इतनी भी बुरी नहीं है, मतलब कॉफ़ी ठीक ठाक है। ओहानी खुश हो जाती है कि बैक्सुंजो ने उसकी कॉफ़ी को ठीक ठाक कहा, मतलब उसने उसकी तारीफ़ की, इन शॉर्ट में यूँ कहा जाए तो। अब बैक्सुंजो ओहानी से कहता है, क्या घर में कुछ भी है खाने के लिए, क्योंकि इस वक्त मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तब ओहानी को एप्पल्स याद आते हैं। वो फटाफट जाती है और उन एप्पल को लेकर आती है, एक बैक्सुंजो को देखती है और एक खुद लेती है। बैक्सुंजो कहता है, चलो कोई बात नहीं, अभी इसी एप्पल से ही काम चलाना पड़ेगा। बैक्सुंजो एक बैग एप्पल खाता है और उसके बाद ओहानी की तरफ बढ़ाते हुए उसे कहता है, तुम एप्पल नहीं खाओगी? तुम्हें भी तो खाना चाहिए, क्योंकि तुमने भी तो कुछ खाया नहीं है।
ओहानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि बैक्सुनजू उसे अपने एप्पल्स को खाने के लिए कहता है। वो आगे बढ़ती है तो बैक्सुनजू सडनली पीछे कर लेता है और उसे कहता है, तुम्हारे पास भी तो एप्पल है, अपने एप्पल को खाओ, मैं खाने के लिए कह रहा हूँ, मेरा एप्पल नहीं दूंगा, भूख बहुत ज़ोर से लगी है। तो ओहानी अपना एप्पल खाने लगती है और बैक्सुनजू से बातें करने लगती है कि नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस करती हूँ इंग्लिश फूड बनाऊंगी तुम्हारे लिए, और ऐसा बनाऊंगी ना कि सच में तुम मेरी तारीफ़ करोगे। अब यहाँ पर बैक्सुनजू ओहानी से कहता है, वैसे रात में तुमने काफ़ी प्रैक्टिस की थी ना इंग्लिश फूड बनाने के लिए, फिर तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, मतलब खाना कैसे जला? नाइट में आधी रात से ज़्यादा तुम जग करके इंटरनेट पे जब सर्च कर रही थी ना इंग्लिश फूड बनाने के लिए, तभी मैंने तुम्हें देख लिया था। ओहानी शॉक्ड, मतलब तुम्हें मालूम था कि मैं कल तुम्हारे लिए इंग्लिश फूड बनाने वाली हूँ? अब नाइट का सीन दिखाया जाता है। आधी रात से भी ज़्यादा ओहानी जग करके इंटरनेट पे इंग्लिश फूड सर्च कर रही होती है कि वो अपने हस्बैंड के लिए कौन सा फूड प्रिपेयर करे, और काफ़ी रात हो जाती है। ओहानी अपने में ही भड़बड़ा रही होती है कि कल तो मेरा बैक्सुनजू बहुत ही अच्छा खाना टेस्ट करने वाला है। वो सारी इंग्रेडिएंट्स को भी लिख लेती है कि कल कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसे चाहिए फूड बनाने के लिए। यहाँ पर वो अपने आप में ही हंस रही होती है कि कल कितना अच्छा लगेगा ना जब मैं अपने हाथों से बैक्सुनजू को खाना सर्व करूँगी। ओहानी को तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो जिसके लिए इतनी सारी प्लानिंग कर रही है, बैक्सुनजू तो उसे देख रहा है। बैक्सुनजू ओहानी की सारी एक्टिविटीज़ को देख करके स्माइल कर रहा था और अपने ऊपर ब्लैंकेट को ओढ़ लिया था ताकि ओहानी को ऐसा लगे कि बैक्सुनजू सो रहा है। अब बैक्सुनजू उसे कहता है, वैसे एक बात बोलूँ, भले ही तुमने खाना जला दिया है लेकिन मेरे लिए ये बड़ी बात है कि तुमने मेरे लिए कुछ ट्राई तो किया। खैर मूड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या हम दोनों मूवी देखने के लिए चल सकते हैं? अब मूवी का नाम सुनते ही ओहानी की फेस पे एक बड़ी सी स्माइल। सच में मैं और तुम मूवी देखने के लिए जाएंगे? बस 2 मिनट रुकना, मैं रेडी होकर के आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन में बैक्सुनजू और ओहानी को दिखाया जाता है। वो दोनों जब मूवी देखने के लिए जा रहे थे तब दोनों ने एक कपल ड्रेस को वेयर किया हुआ था। तब बैक्सुनजू कहता है, ये ड्रेस पहनने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तब ओहानी कहती है, अरे इस ड्रेस के बारे में तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं, ये कपल्स ड्रेस है, देखो ना कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो तुम इसमें, और क्या हो गया अगर हम दोनों ने सेम पहना, आफ्टर ऑल हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। बैक्सुनजू ओहानी को सडनली वहीं पर खड़े होने के लिए कहता है। तब ओहानी शॉक में थी कि बैक्सुनजू कर क्या रहा है। बैक्सुनजू नीचे झुकता है और वो ओहानी के शू लेस को बांधने लगता है क्योंकि वो शू लेस खुल चुके थे। ओहानी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि बैक्सुनजू उसके साथ इस तरह से ट्रीट कर रहा है। वैसे सीज़न 1 में जहाँ बैक्सुनजू ओहानी को लाइक करता था, प्यार करता था, वहीं उसे इग्नोर भी बहुत करता था, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं था। ओहानी सडनली उसे हक कर लेती है। तब बैक्सुनजू ओहानी को छोड़ने के लिए कहता है कि ये रास्ता है, क्या कर रही हो? तब ओहानी कहती है, क्या कर रही हूँ? सबको मालूम है हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ और साथ में किस भी कर सकती हूँ, और किस करके वहाँ से सडनली चली जाती है और बैक्सुनजू तो बस ओहानी को देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में ओहानी को दिखाया जाता है और ओहानी के साथ साथ उसके फ्रेंड भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं और ओहानी के तो पसीने छूट रहे होते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ओहानी ने नीडल को पकड़ा हुआ था। यहाँ पर वो अपनी नर्स की प्रैक्टिस करने के लिए आई हुई थी। वैसे मैं आपको ये भी बता दूँ कि सीज़न 1 में बैक्सुनजू एक डॉक्टर बनना चाह रहा था और ओहानी एक नर्स, ताकि वो बैक्सुनजू के साथ हमेशा 24 आवर्स रह सके। तो यहाँ पर वो अपनी नर्स की प्रैक्टिस करने के लिए आई हुई थी, लेकिन उससे तो नीडल भी नहीं पकड़ा जा रहा था। वो कोशिश कर रही होती है कि वो ब्लड निकाल सके, लेकिन ओहानी ये नहीं कर पा रही थी। वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है कि कहीं उससे गलत ना हो जाए और नीडल छोड़ देती है। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि मैं तो करना चाह रही हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा है। उसे इतना ज़्यादा अपसेट और सैड देख करके तब बैक्सुनजू उसके पास आता है और उसे कहता है, ये लो तुम्हारे लिए है, और अब बताओ इतना ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों दिखाई दे रही हो? तब यहाँ पर ओहानी कहती है, मैं तो चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ 24 आवर्स रहूँ, इसी वजह से मैंने नर्स की जॉब का भी डिसाइड किया, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस के बीच में मुझसे ब्लड निकालने ही नहीं हो रहा है, तो मैं आगे क्या करूँगी? तब यहाँ पर बैक्सुनजू से कहता है, हाँ तुम सच कह रही हो, तुमसे नहीं हो पा रहा ना, तो तुमने एडमिशन ही क्यों लिया? पहले बता देना चाहिए था ना, मैं तुम्हारा एडमिशन इसमें नहीं करा था। अब तुम इस तरह से डरती रहोगी तो बताओ तुम नर्स कैसे बनोगी? वैसे यहाँ पर बैक्सुनजू ओहानी से ऐसी बातें इस वजह से कर रहा था ताकि वो उसे समझा सके कि वो ये सब कर सकती है। तब बैक्सुनजू ओहानी से कहता है, सच कह रहा हूँ तुम नहीं कर पाओगी ये सब। तब ओहानी बैक्सुनजू से कहती है, बैक्सुनजू तुम तो मेरे हस्बैंड हो, तुम मुझे इस तरह से बात मत करो। तुम अच्छी तरीके से जानते हो मैं जब भी निडल पकड़ती हूँ पता नहीं मेरी बॉडी में क्या हो जाता है, मैं इतनी ज़्यादा डर जाती हूँ कि मुझसे ब्लड निकालने नहीं हो रहा है। लेकिन सच कह रही हूँ, देखना एक दिन ज़रूर आएगा और मैं एक नर्स बन जाऊँगी, और देखना मैं प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करूँगी और तुम्हें भी मुझ पर गर्व होएगा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तब यहाँ पर बैक्सुनजू कहता है, ठीक है देखते हैं फिर तुम्हारी प्रैक्टिस कब तक की स्टार्ट रहती है, लेकिन हाँ मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगी। तब यहाँ पर ओहानी बैक्सुनजू से कहती है,
मैं करके रहूँगी। बैक्सुंजू ओहानी से कहते हैं, ठीक है, तुम तुम्हारी प्रैक्टिस ऑन रखो, मुझे इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा। और वो ये बोल करके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर ओहानी को दिखाया जाता है जो फुल एंग्री मोड में आ चुकी थी। वो नीडल उठाती है और नीडल को देखते हुए, अब मैं साबित करके रहूँगी कि मैं हर काम कर सकती हूँ। बैक्सुंजू ओहानी को दिखाया जाता है यहाँ पर, जो कि इंटरनेट पे पार्ट टाइम जॉब के लिए सर्च कर रही होती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ओहानी अपनी बेस्ट फ्रेंड जूरी को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। जूरी उसके पास आती है तो ओहानी उसे बहुत सारी स्वीट्स देती है, बिकॉज ओहानी को अच्छे से मालूम था कि जूरी को स्वीट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जूरी उससे थैंक्स बोलती है और पूछती है, एक बात बोलूँ, ना ही आज मेरा बर्थडे है और ना ही किसी और का, तो किस खुशी में तुम मुझे इतने सारे स्वीट्स ऑफर कर रही हो। तब यहाँ पर ओहानी कहती है, बस इसी वजह से, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, और तुम मेरी हर काम में मेरी हेल्प करती हो ना, बस इसी वजह से। और मुझे है ना आज तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तब जूरी समझ जाती है, पर ज़रूर, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी को पूरी दाल ही काली है। ओहानी जब हेल्प के लिए बोलती है तो मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ तो बड़ा रीज़न होने वाला है। यहाँ पर ओहानी कहती है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तुम्हारा सा टाइम चाहिए और तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर तुम्हारी हेल्प से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड एक अच्छी नर्स बन जाए तो क्या तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगी। जिस पे जूरी कहती है, ओहानी तुम मेरी बेस्टी हो, मैं हर काम में तुम्हारी हेल्प करूँगी, बताओ तो सही करना क्या है। यहाँ पर ओहानी उसे हक कर लेती, कहती है, सच में तुम ही मेरी बेस्टी हो, तुम मुझे कितने अच्छे से समझती हो, बस 2 मिनट। यही कहकर वो अपने बैग से मेडिकल के कुछ प्रोडक्ट्स को निकालती है और जूरी से कहती है, बस ज़्यादा नहीं, मैं ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाह रही हूँ ब्लड निकालने के लिए, और तुम मेरी इसमें हेल्प करो ना, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तब जूरी समझ जाती है कि ज़रूर ओहानी अब उसके हाथों पर अच्छा खासा घाव देगी, क्योंकि ओहानी को आता ही नहीं था। अब जूरी की सिट्टी पिट्टी गुल वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और कहती है, नहीं ओहानी, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, और वहाँ से भाग जाती है ये कहते हुए कि स्वीट्स के लिए थैंक्स, लेकिन मैं तुम्हारी इसमें हेल्प नहीं कर सकती हूँ। ओहानी बेचारी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि उसकी फ्रेंड ने भी उसकी हेल्प नहीं की। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ओहानी के पास एक बहुत बड़ा टेडी बियर रहता है। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि ओहानी के पास एक्चुअल में वो टेडी बियर आया कहाँ से। ओहानी अपने सेकेंड बेस्टी से मिलने के लिए आई हुई रहती है, जिसका नाम मीना रहता है, और जूरी ने मीना को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह ओहानी ने उसे स्वीट्स दे करके अपने झांसे में फंसाने की कोशिश की थी। वो इंजेक्शन ट्राई करना चाह रही है और हो सकता है वो तुम्हें भी इन्वाइट करे, तो ज़रा सतर्क रहना। यहाँ पर मीना को दिखाया जाता है वो अपने बचाव के लिए एक बड़ा सा टेडी बियर लेकर आई हुई रहती है, और वो ओहानी को देते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो शायद मैं इसमें तुम्हारी हेल्प ना कर सकूँ, इसी वजह से मैं ये टेडी बियर तुम्हें ऑफर कर रही हूँ। तुम्हें जितना भी प्रैक्टिस करना है तुम इस टेडी बियर पे प्रैक्टिस कर सकती हो, और देखना तुम एक ना एक दिन इंजेक्शन लगाना भी सीख जाओगी। आफ्टर ऑल तुम नर्स जो बनना चाहती हो। ओहानी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। उसे बुरा तो लगता है कि हर कोई उसके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो सब तो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ओहानी उस टेडी बियर को अपने घर लेकर आई हुई रहती है और उसे एक ह्यूमन बॉडी की तरह ट्रीट करते हुए उससे बातें करती है और उसे कहती है, ज़्यादा दुखेगा नहीं, बस थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करो, ज़रा सा इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद तुम्हारा ब्लड निकल जाएगा, और देखना ऐसा करने के बाद फिर मुझे भी ये सब आ जाएगा, फिर मैं ह्यूमन के ऊपर ट्राई करूँगी। अब ये कहकर ओहानी उस पर ट्राई करने लगती है, लेकिन उसे ऐसा फील होता है मानो वो किसी रियल ह्यूमन पर ये सब टेस्ट कर रही है। और बैक्सुंजो को दिखाया जाता है वो तो डोर पर खड़ा हुआ ये सब नोटिस कर रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। ओहानी काफ़ी टाइम तक उस टेडी बियर पर प्रैक्टिस करती है और उसे लगता है, OMG, मैंने सीख लिया, मतलब ये इतना ज़्यादा ईजी था और मैं इतना ज़्यादा डर रही थी। खैर कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट ह्यूमन पे ट्राई करते हैं। ओहानी की इस तरह की हरकतें देख करके बैक्सुंजो की हंसी तो कंट्रोल में नहीं हो रही थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ओहानी को लग रहा था कि उसने अच्छे से सीख लिया ब्लड निकालना, इसी वजह से वो अपने ही ग्रुप के एक मेंबर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो उसे अपने हाथों से ब्लड निकालने के लिए परमिशन दे। वो लड़की तो उसे परमिशन दे देती है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है, क्योंकि उसे मालूम था कि ओहानी को तो बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो ओहानी का दिल रखने के लिए कह देती है, ठीक है तुम मुझ पर ट्राई कर सकते हो, लेकिन हाँ आराम से करना, तुम सही से नहीं करती हो, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ओहानी नीडल पकड़ते हुए कहती है, ओहो तुम हिलो मत, थोड़ा सा पेशेंट रखो, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस 2 मिनट में तुम्हारा ब्लड निकल जाएगा। और यहाँ पर दिखाया जाता है उस लड़के से ज़्यादा तो ओहानी डरी हुई रहती है और इस चक्कर में वो गलत जगह पर इंजेक्शन लगा देती है। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है। ओहानी बहुत ही ज़्यादा अपसेट बैठी रहती है कि उससे इतना सिंपल सा वर्क भी नहीं हो रहा है, तो वो आगे चल के कैसे नर्स बनेगी। बैक्सुंजो रूम में इंटर करता है। ओहानी अपसेट बैठी हुई रहती है और वो बैक्सुंजो से बात भी नहीं करती है। बैक्सुंजो को सब कुछ मालूम पड़ गया था कि किस तरह ओहानी ने गलत तरीके से इंजेक्शन लगाया था। यहाँ पर बैक्सुंजो उसे कहते हैं, अगर तुम्हें नहीं आता है तो कोई बात नहीं,
तुम्हें एक पर्सन चाहिए जिस पर तुम ट्रीटमेंट कर सको। तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए तुम मेरे हाथ का यूज़ कर सकती हो। अब बैक्सुंजो इस वजह से ओहानी से कह देता है कि हो सकता है वो मुझ पर ट्राई करे तो वो सीख जाए, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और प्यार में इतनी ताकत रहती है कि जो बंदा जो सीखना चाहे वो सीख सकता है। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर ओहानी को दिखाया जाता है, वो बैक्सुंजो को कहती है ठीक है मैं अब कर रही हूँ, लेकिन इसमें तुम मुझे कोऑपरेट करोगे। तब यहाँ पर बैक्सुंजो ओहानी को हर तरीके से बताता है कि किस तरह उसे किसी पर्सन की नस को चेक करना चाहिए और किस नस में नीडल को पास करना चाहिए ताकि आसानी से ब्लड निकल सके। तब ओहानी बैक्सुंजो से कहती है ओहो 1 मिनट तुम रुकोगे, अब देखो तो सही क्या मुझे करना आया कि नहीं आया, क्योंकि मैंने तुम्हारी बातों को अच्छे से सुन लिया है। ओहानी अब फुल कॉन्फिडेंस में आ जाती है कि वो तो अब सीख कर ही रहेगी, लेकिन बारी जब निडल की आती है पकड़ने की तो वो डर जाती है और इस बीच वो काफ़ी गलत तरीके से प्रैक्टिस करती है, जिसकी वजह से बैक्सुंजो भी काफ़ी हर्ट होता है। साथ ही वो इससे सॉरी भी बोलती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। अब बार बार बैक्सुंजो के ऊपर ट्राई करने की वजह से उसके हाथों में इतने ज़्यादा घाव हो गए थे कि अब बैक्सुंजो भी डरने लगा था ओहानी से। लेकिन कहते हैं ना, प्यार और जंग के बीच में सब कुछ जायज़ है। तो यहाँ पर बैक्सुंजो अपना दूसरा हाथ आगे करता है ताकि ओहानी उस पर प्रैक्टिस कर सके। ओहानी बड़े प्यार से प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन इस बीच मालूम पड़ता है कि बैक्सुंजो के दोनों हाथ अब बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुके थे, क्योंकि ओहानी ने परफेक्ट तरीके से नहीं किया था। लेकिन कुछ टाइम करने के बाद फाइनली एक ऐसा मोमेंट आता है जब ओहानी गलत तरीके से इंजेक्शन डालती है, बट वो सही तरीका रहता है और उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। तब ओहानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली चलो मैंने ब्लड निकालना सीख लिया। ओहानी अब बैक्सुंजो के ऊपर और प्रैक्टिस करना चाह रही थी, लेकिन नेक्स्ट सीन में बैक्सुंजो को भागते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि ओहानी उस पर गलत तरीके से इंजेक्शन लगाए। तो इसी वजह से वो अपनी जान बचा करके भाग रहा था और अपने हाथों को देखता है, उसके हाथों में सच में बहुत सारे ज़ख्म हो चुके थे जो कि ओहानी ने दिए थे। अब यहाँ पर वो बैठा था ओहानी से बचने के लिए, लेकिन उसे तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि ओहानी तो जस्ट उसके पीछे ही आ रही है। अब यहाँ पर ओहानी को दिखाया जाता है, वो पीछे से पूरा मेडिकल का सामान लेते हुए आती है और कहती बैक्सुंजो मुझे और प्रैक्टिस करने दो ना। तब बैक्सुंजो कहता है अब कहाँ प्रैक्टिस करोगी, पूरे हाथ तो तुमने मेरे घाव से भर दिए हैं। तब यहाँ पर ओहानी कहती है ना एक प्लीज़ मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने दो, इसमें मैं परफेक्ट हो जाऊंगी। और यहाँ पर ओहानी ज़बरदस्ती बैक्सुंजो के बैक साइड पर इंजेक्शन लगाने की प्रैक्टिस करना चाह रही थी, लेकिन अब बैक्सुंजो से और बर्दाश्त नहीं हो सकता था। इसी वजह से वो वहाँ से भागना स्टार्ट करता है और यहाँ पर ओहानी उसे फॉलो करने लगती है कि प्लीज़ बैक्सुंजो तुम मेरे हस्बैंड हो करके भी मेरी हेल्प नहीं करोगे। तब बैक्सुंजो कहता है तुम्हारा हस्बैंड हूँ इसीलिए अपनी जान बचा रहा हूँ। तभी एंट्री हो जाती है वहाँ पर बैक्सुंजो की छोटे भाई की। उसे देख करके यहाँ पर ओहानी निडल को छुपा लेती है। ओहानी के अंदर अब ब्लड निकालने की प्रैक्टिस का इतना ज़्यादा भूत सवार हो गया था कि उसका नेक्स्ट टारगेट बैक्सुंजो का छोटा भाई बनेगा। इसके बारे में बैक्सुंजो को भी आइडिया नहीं रहता है। वो तो डर रहा होता है कि पता नहीं ओहानी अब क्या करने वाली है। लेकिन बैक्सुंजो के छोटे भाई को दिखाया जाता है, उसके फेस पे कोई भी रिएक्शन था ही नहीं, क्योंकि उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। सीन यहाँ से कट होता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बैक्सुंजो ओहानी को एक एप्पल खाने के लिए देता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और यहाँ पर ओहानी एप्पल को खा लेती है, लेकिन एक्चुअली ये उसका ड्रीम रहता है। वो अपने टेडी बियर को ही खा रही होती है। सडनली उठती है और अपने मुँह को क्लीन करने लगती है और कहती है ओह ये एक ड्रीम था, कितना प्यारा था, मैं और मेरा बैक्सुंजो कितने अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन ये सब हमेशा ड्रीम में ही होते रहते हैं। तब बैक्सुंजो उसे अपने साथ कॉलेज चलने की बात करता है। तब ओहानी कहती है आज मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ, पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा है, स्टमक में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आज मैं घर पर रह करके थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ। तब बैक्सुंजो कहता है ओके घर पर रेस्ट करना है रेस्ट करो, लेकिन हाँ मेडिसिन खुद से मत लेना, मॉम से ले लेना मेडिसिन। पता नहीं लास्ट टाइम जिस तरह तुमने मुझे स्लीपिंग पिल्स खिला दी थी और एग्जाम में मैं सो गया था, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, इसी वजह से मेडिसिन मॉम से ही लेना। नेक्स्ट दिन में बैक्सुंजो की मॉम को दिखाया जाता है जो बैठ करके ऑरेंजेस खा रही होती है, लेकिन ओहानी की बातें सुन करके उन्हें हंसी आ जाती है। सच में ओहानी ऐसी बात है, क्योंकि ओहानी का कहना रहता है मॉम पता नहीं क्या हो गया, मॉर्निंग से उठी हूँ अजीब सा हो रहा है, दिल थोड़ा सा यूनिक सा फील कर रहा है और खट्टा खाने का दिल कर रहा है। खट्टे के नाम से यहाँ पर बैक्सुंजो की मॉम तो बहुत ही ज़्यादा खुश जाती है और कहती है ओहानी क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ। तब ओहानी कहती है ऐसी क्या बात है मॉम। तो ओहानी से कहती है सच में लग रहा है तुम हमें गुड न्यूज़ देने वाली हो। ओहानी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब बैक्सुंजो की मॉम कहती है खट्टा खाने का दिल सिर्फ उन्हीं लोगों को करता है जो कि प्रेग्नेंट होने वाली रहती है, मतलब मेरी बहू भी प्रेग्नेंट है, बहुत जल्द हमारे घर में एक छोटा सा बैक्सुंजो आएगा। यहाँ पर ओहानी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे लगता है कि मॉम जो कह रही है वो सच ही कह रही है।
यहाँ पर बैक्सुंजी की मॉम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सडनली ओहानी को हक कर लेती है और कहती है इस वक्त तुम्हें ज़रा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो और बाकी घर के जो भी काम है मैं कर लूँगी। और हाँ, मैं फटाफट से 2 मिनट में आ रही हूँ, तुम जब तक ये ऑरेंजेस खाओ। ओहानी भी कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि वो माँ बनने वाली है। इधर बैक्सुंजी की मॉम को दिखाया जाता है जो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो सीधा कॉल कर देती है ओहानी के फ्रेंड्स के पास और उन दोनों को इन्फॉर्म कर देती है कि ओहानी प्रेग्नेंट है और तुम लोगों को उसे मिलने के लिए आना चाहिए। ये बात सुनते ही उसके दोनों फ्रेंड तो शॉक में हो जाती हैं, लेकिन फ़ौरन ओहानी से मिलने के लिए वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ पर जूरी को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि सच में हमारी बेस्ट फ्रेंड अभी जो हमारे साथ थी इतनी जल्दी वो माँ भी बनने वाली है। बैक्सुंजो की मॉम तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उन्हें कुछ आइडिया भी नहीं रहता है कि वो क्या कर रही हैं। वो ये क्लियर करना भी भूल जाती हैं कि सच में क्या जो उन्होंने डाउट किया है वो सही है या गलत है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो सीधा कॉल कर देती हैं ओहानी की कॉलेज में और वहाँ पर छुट्टी लेने की बात भी कर देती हैं कि मेरी बहू कुछ टाइम के लिए लीव लेगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अब कॉलेज में सारे लोग बस बैक्सुंजो को देख रहे होते हैं कि इसी की वाइफ है ना ओहानी जो प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है बैक्सुंजो को जब सारे लोग घूर रहे होते हैं तो बैक्सुंजो भी कुछ टाइम के लिए शॉक में था। इधर ओहानी को दिखाया जाता है जो अब दिन में भी सपने देखने लगी थी कि बहुत जल्द उसका एक छोटा सा बेबी होएगा जो बैक्सुंजो की तरह क्यूट सा रहेगा, वो उसे खिलाएगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी। इसी वजह से वो सारे काम को ड्रॉप कर देगी। और यहाँ पर वो बैक्सुंजो की फ़ोटोज़ को देखते हुए अपने स्टमक पे हाथ रखती है और कहती है मुझे सच में एक छोटा सा बैक्सुंजो चाहिए जो उसकी तरह क्यूट हो और प्यारा हो। यहाँ पर वो अपने आप से ही बातें कर रही होती है। तब दिखाया जाता है उसकी दोनों फ्रेंड भी आई हुई रहती है और वो इस तरह ओहानी को इतना ज़्यादा खुश होते हुए देख करके उसकी खुशी में भी खुश होते हैं। जूरी ऑरेंजेस खा रही होती है तब ओहानी उसे कहती है अरे कुछ ऑरेंजेस मेरे लिए भी बचा लो, तुम्हें मालूम है ना ऐसी कंडीशन में कितना ज़्यादा खट्टा खाने का दिल करता है और ये मॉम ने मेरे लिए ख़ास दिया है तो तुम ज़्यादा मत खाओ। वैसे तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, तुम्हें मैं कुछ और दे सकती हूँ, लेकिन ये ऑरेंजेस तो मैं नहीं दे सकती हूँ क्योंकि इस वक्त मुझे खट्टा खाने का दिल कर रहा है। तब जूरी कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें जितना खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए वापस से लेकर आऊँगी। यहाँ पर दोनों कहते हैं क्या उसने बैक्सुंजो को इस बारे में बताया? तब ओहानी कहती है अभी तो बैक्सुंजो को मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि बैक्सुंजो के जाने के बाद ही तो ये सब के बारे में मुझे पता चला। लेकिन हाँ, बैक्सुंजो जैसे आएगा मैं उसे बता दूंगी कि वो बहुत जल्द पापा बनने वाला है। सो देखते हैं आगे की वीडियो में जब बैक्सुंजो को मालूम पड़ेगा कि वो डैड बनने वाला है तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा और प्रेगनेंसी की बात कहाँ तक सच है ये आगे की वीडियो में देखते हैं। बैक्सुंजो जब कॉलेज से घर वापस आता है तो सारे लोग बहुत ही अच्छे से उसका वेलकम करते हैं और बैक्सुंजो तो शॉक में था कि ये सब हो क्या रहा है क्योंकि उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि घर में क्या रायता फैला हुआ है। खैर बैक्सुंजो जब अंदर आता है तो उसके मॉम डैड भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसे अपने साथ बैठ करके बातें करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर बैक्सुंजो जब बैठता है तो पूछने की कोशिश करता है कि मॉम डैड हुआ क्या है, आप लोग इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तब यहाँ पर बैक्सुंजो की मॉम बता देती है कि ओहानी प्रेग्नेंट है और ओहानी तो शर्मा रही होती है। यहाँ पर बैक्सुंजो की मॉम को दिखाया जाता है उन्होंने इतनी स्पीडली से पूरी तैयारी कर ली थी ना कि क्या कहना। वो तो छोटे छोटे कपड़े भी लेकर आए हुए रहते हैं और बैक्सुंजो से कहते हैं बैक्सुंजो देखो हमने दोनों कपड़े लेकर आए, अगर लड़की होगी तो ये कपड़े रहेंगे और अगर लड़का होगा तो ये कपड़े रहेंगे, बताओ तुम्हें कौन सा पसंद है और हाँ तुम क्या चाहते हो, गर्ल या बॉय को। यहाँ पर दिखाया जाता है बैक्सुंजो के पेरेंट्स में आपस में फाइट होने लगती है इस बीच में कि उन्हें गर्ल चाहिए या बॉय चाहिए। तब यहाँ पर बैक्सुंजो का छोटा भाई कहता है कोई भी आए, ये तो हो जाएगा ना कि घर में सबसे छोटा वो होगा, अब मेरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तब यहाँ पर उसकी मॉम कहती है ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वैल्यू वही रहेगी जो अभी भी है। ओहानी शर्माते हुए बैक्सुंजो को बता देती है कि वो डैड बनने वाला है। बैक्सुंजो ओहानी से पूछता है ये सब तुम्हें कैसे मालूम पड़ा। तब ओहानी कहती है ये सब मुझे मॉम ने बताया है, मॉम ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बस इसी वजह से। तब बैक्सुंजो कहता है बस मॉम ने कहा तुमने मान लिया, एटलीस्ट डॉक्टर के पास जा करके तुम्हें पता तो करना चाहिए क्या ये सच है ये झूठ है। तब ओहानी कहती है मॉम ने कहा है मतलब सच होएगा ना। तब यहाँ पर बैक्सुंजो कहता है एक बार हमें हॉस्पिटल जा करके ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बैक्सुंजो ओहानी को हॉस्पिटल लेकर जाता है ये क्लियर करने के लिए क्या उसकी प्रेगनेंसी सच है ये झूठ है। तब यहाँ पर ओहानी कहती है तुम खामखा मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो, मॉम ने कहा ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उन्होंने मेरे अंदर वो सिम्टम्स देखे तभी तो उन्होंने कहा, लेकिन तुम हो कि तुम उनकी बातों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। बैक्सुंजो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। तब बैक्सुंजो कहता है एक बार हमें डॉक्टर के पास जा करके दिखा लेना चाहिए ना, कहीं ये न्यूज़ अगर गलत निकली तो तुम बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगी और सच रही तो बहुत ही ज़्यादा खुश, तो इसी वजह से एक बार दिखा लेना चाहिए, इसी में हम दोनों की भलाई है। नेक्स्ट दिन में बैक्सुंजो और ओहानी को दिखाया जाता है दोनों डॉक्टर के पास पहुंच चुके हुए रहते हैं, लेकिन डॉक्टर की बातें सुनने के बाद ओहानी तो शॉक्ड में थी और यहाँ पर बैक्सुंजो की हंसी तो रुक ही नहीं रही होती है। डॉक्टर का कहना रहता है कि ओहानी ने ज़रूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, इसी वजह से उसके स्टमक में इस तरह के पेन हो रहे हैं और इस तरह के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो एकदम नॉर्मल है और प्रेग्नेंट नहीं है। अब डॉक्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद ओहानी को मानो 440 वोल्ट का तो झटका लग गया है। लेकिन यहीं पर बैक्सुंजो को दिखाया जाता है, ऐसा लगता है उसने हंसी के कोई मेडिसिन खा ली, इतना ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। नाइट का सीन दिखाया जाता है। ओहानी बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सच में प्रेग्नेंट है, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं बल्कि उसके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम थी तो अपसेट हो जाती है। तो उसके अपोजिट में बैक्सुंजो के छोटे भाई को दिखाया जाता है जो कि इंटरनेट पे छोटे छोटे बेबीज़ की वीडियोस और फोटोज़ को देख रहा होता है क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। इसी वजह से वो उन्हें देख करके स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसे अभी तक मालूम नहीं था। और यहाँ पर पेरेंट्स को दिखाया जाता है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि ओहानी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, उसके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम था, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इधर ओहानी को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है जब सच्चाई का उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है बल्कि उसके स्टमक में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स नज़र आए कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहती है। तब वो बैक्सुंजो से कहती है, मैं तो चाह रही थी कि मुझे एक क्यूट सा बेबी होए बिल्कुल तुम्हारी तरीके। तब बैक्सुंजो कहता है, लेकिन मैं तो ये नहीं चाह रहा था, मैं तो बस इतना चाह रहा था कि मुझे तुम्हारी तरह एक क्यूट सी गर्ल हो जो बिल्कुल तुम्हारी तरह प्रिटी और इनोसेंट हो, लेकिन हाँ तुम्हारी तरह माइंड पे वो ना जाए क्योंकि तुम हर काम में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स निकालती हो, तो इसी वजह से उसकी ब्यूटी बस तुम्हारी तरीके रहे, माइंड नहीं, माइंड मेरी तरीके रहना चाहिए। आफ्टर ऑल मैं कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। यहाँ पर ओहानी को स्माइल करते हुए देख करके बैक्सुंजो को थोड़ा अच्छा लगता है। वो ओहानी से कहता है, मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था ना ओहानी कि कभी भी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, तो भला आज तुम किसकी परमिशन से इतना ज़्यादा रो रही हो? बिल्कुल भी रोना नहीं है, हमारी डेस्टिनी में जो कुछ भी लिखा होगा वो हमें मिलकर रहेगा, आज नहीं तो कल। इसी वजह से तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए बैक्सुंजो ओहानी को सडनली अपनी गोद में उठा लेता है कि मुझे मालूम है जब तुम अपसेट रहती हो ना तो उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारा माइंड फ्रेश करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर बैक्सुंजो की मॉम बैक्सुंजो की एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम जीसू है उसके रिलेटेड बात करने लगती है और ओहानी से कहती है, बचपन में तो ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे और लोग तो बस यही कमेंट करते थे कि इन दोनों की शादी हो जाती तो कितना अच्छा रहता है, फ्यूचर में ये दोनों हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं। अब यहाँ पर ओहानी जब ये सारी बातें सुनती है तो कहीं ना कहीं उसके भी दिल में अब जेलसी फील होने लगती है जीसू के रिलेटेड। अब यहाँ पर बैक्सुंजो की मॉम जब देखती है कि ओहानी कुछ रिएक्ट कर रही है तो अपने मुंह पे ही हाथ रख लेती है कि नहीं नहीं मैं ये सब क्या कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो उसे मिलने के लिए आ रही है। यहाँ पर ओहानी कहती है, नहीं नहीं मोम ऐसी कोई बात नहीं है, आपको मेरे सामने साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अच्छे से जान रही हूँ अब कैसी हो। बैक्सुंजो की मोम यहाँ पर ओहानी को समझाते हुए कहती है कि वो और बैक्सुंजो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है बिकॉज वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो इसी वजह से अगर उन लोग से कोई भी गलती हो जाए या उसे जीसू की कोई बात का बुरा लग जाए तो प्लीज़ वो उन्हें माफ़ कर दें। खैर यहाँ पर ओहानी कहती है, मोम आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अच्छे से जान रही हूँ वो हमारी गेस्ट है और मैं उसके साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूँगी। तब यहाँ पर बैक्सुंजो की मॉम कहती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, शायद इसी वजह से तुम मेरी फेवरेट हो। ये बात सुनते ही यहाँ पर ओहानी भी स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीसू की एंट्री होती है। अब जीसू का हो या सतन का हो व्हाटएवर, ये तो आगे की वीडियो की एक्सप्लेनेशन में मालूम पड़ेगा। यहाँ पर जीसू आते ही सडनली बैक्सुंजो को किस भी कर लेती है और हक भी कर लेती है और यहाँ पर ओहानी को दिखाया जाता है, वो तो शॉक में रहती है कि ये लड़की मेरे हस्बैंड के साथ इतना ज़्यादा चिपकने की क्यों कोशिश करी है। यहाँ पर बैक्सुंजो की मॉम को दिखाया जाता है जो सिचुएशन को सही तरीके से संभाल लेती है। जीसू बैक्सुंजो से कहती है, अगर मुझे मालूम पड़ता बैक्सुंजो कि मेरे जाते ही तुम पीछे से शादी कर लोगे तो इसके लिए मैं कभी भी तैयार नहीं होती, मैं कभी भी नहीं जाती, तुम्हारी बुकिंग तो मैं करके जाती। ओहानी को बुरा लगता है कि इस तरह से कोई लड़की उसके मैटर में इंटरफेयर करे, लेकिन वो फिर भी कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि कुछ भी हो जीसू यहाँ पर एक गेस्ट के तरीके ही आई हुई थी, तो इसी वजह से ओहानी को अपना गुस्सा अपने आप के ही अंदर ख़त्म करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डाइनिंग टेबल का। अब यहाँ पर जीसू को दिखाया जाता है वो तो घर में एंटर कर ही चुकी थी और साथ ही अब वो उन लोग की लाइफ में भी अपनी नाक घुसाड़ने की कोशिश कर रही होती है। ओहानी हमेशा बैक्सुंजो की साइड वाली चेयर पे बैठती थी लेकिन जीसू के आ जाने की वजह से आज उसकी चेयर छीन चुकी थी। यहाँ पर बैक्सुंजो की मॉम को दिखाया जाता है जो सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल करती है, लेकिन और कब तक हैंडल करने की कोशिश कर सकती थी जबकि जीसू उन्हीं के पास में बैठी हुई थी। अब यहाँ पर जीसू को दिखाया जाता है वो बैक्सुंजो की तरफ देखते हुए कहती है, बैक्सुंजो सच बताऊं अगर मुझे मालूम रहता ना या ज़रा सा भी मुझे आइडिया रहता कि मेरे यहाँ से जाते ही तुम पीछे से शादी कर लोगे तो सच बताऊं मैं यहाँ से कभी जाती ही नहीं। वैसे भी तुमने इस लड़की में क्या देखा, ना ही खूबसूरत है और ना ही इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तब यहाँ पर बैक्सुंजो का भाई ओहानी की साइड लेते हुए यहाँ पर जीसू से वो काफ़ी हद तक फाइटिंग भी करता है जिसे देखने के बाद ओहानी को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर की जेलसी अब हाई लेवल की बढ़ रही होती है।
इसी वजह से वो अब कहीं ना कहीं अपने आप पर भी कंट्रोल खो रही होती है। तब उसे बैक्सुंजू की मॉम बताती है कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जीसू थोड़ी फ्रेंडली है ना, बस इसी वजह से उन दोनों के बीच में इतनी सारी बातें हो जाती है। अब यहाँ पर नाइट का सीन दिखाया जाता है। ओहानी किसी चीज़ से जले और उसका बदला वो बैक्सुंजू से ना ले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। वो बैक्सुंजू से कहती है, सच में तुम्हारी जो ये फ्रेंड जीसू है ना, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ना। तब बैक्सुंजू उससे कहता है, तुम्हें भी वो क्यूट ही लगी ना? सच बताऊं, मुझे भी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। जीसू की इतनी सारी तारीफ़ें सुनने के बाद अब ओहानी का गुस्सा तो हाई लेवल पे चढ़ जाता है, लेकिन वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन बैक्सुंजू पे नहीं निकालना चाह रही थी। इसी वजह से वो बैक्सुंजू से कहती है, मुझे नींद आ रही है, अगर तुम्हें सोना है तो तुम सो सकते हो। वैसे बहुत कुछ सुन लिया तुम्हारी फ्रेंड के बारे में और बहुत कुछ देख भी लिया। तब यहाँ पर बैक्सुंजू से समझाता है कि वो कुछ भी ऐसी वैसी हरकत ना करे, वो उसके लिए गेस्ट है और कुछ टाइम में वो चली भी जाएगी। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी ओहानी के माइंड में कुछ भी नहीं आता है। वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और उसे जेलसी हो रही थी कि किस तरह से वो लड़की उसके हस्बैंड के बारे में ऐसी बातें कर सकती है। बैक्सुंजू समझ जाता है कि ओहानी उससे अपसेट है, लेकिन फिर भी वो उसे डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ओहानी बैक्सुंजू के पास कॉल करती है और उसे कहती है, क्या अगर आज तुम फ्री हो तो चलो ना मेरे डैड के रेस्टोरेंट में चल करके थोड़ा सा खाना खाते हैं, थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा और मैं अपने डैड से भी मिल लूँगी। लेकिन अपसेट हो जाती है हानि, क्योंकि बैक्सुंजू ने साफ मना कर दिए थे उससे कि वो उसके साथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो इस वक्त जीसू के साथ जा रहा है। जीसू का नाम सुनते ही ओहानी बहुत बुरी तरीके से डर भी जाती है कि कहीं वो अपने हस्बैंड को खो ना दे, लेकिन बाद में वो रिलैक्स भी फील करती है कि नहीं, मैं दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, ये बात की बात है, लेकिन मैं मेरे बैक्सुंजू पे तो ट्रस्ट कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं होगी। ज़रूर उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया होगा, शायद इसी वजह से वो लोग रुक गए हैं। ओहानी अपनी ही बातों में बना करके खुश थी। नेक्स्ट सीन में ओहानी को दिखाया जाता है जो बैक्सुंजू के कपड़े को अरेंज कर रही होती है। तब यहाँ पर जीसू को दिखाया जाता है, वो ओहानी के दिल में आग लगाना चाह रही थी और उन दोनों का रिलेशनशिप ख़राब करना चाह रही होती है। इसी वजह से वो ओहानी से कहती है, तुम्हें बैक्सुंजू कैसे लगता है? ओहानी के बोलने पर वो उसे कहती है, हाँ सच में बैक्सुंजू है ही वैसा कि हर कोई उसे लाइक करे, लेकिन तुम्हें बता दूं कि बैक्सुंजू की फ़र्स्ट किसर मैं थी, उसने मुझे फ़र्स्ट टाइम किस किया था, तो इसी वजह से मेरा मानना है कि बैक्सुंजू किस बहुत ही अच्छी तरीके से लेता है। वैसे तुम्हारा क्या मानना है? यहाँ पर जब ओहानी ये सब सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से उसके सामने बात करने के लिए। जीसू अब यहाँ पर ओहानी के माइंड में गलत गलत तरीके से बातें भर देती है बैक्सुंजू के खिलाफ, ताकि वो उससे दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर ओहानी को दिखाया जाता है उसका ट्रस्ट रहता है, इसी वजह से वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है, लेकिन उसके दिल में डाउट भी था, इसी वजह से वो एक बार क्लियर करना चाह रही थी। अब यहाँ पर जीसू तो उसके माइंड में गलत गलत सब भर करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब क्या होएगा बैक्सुंजू का? बेचारा डाइनिंग टेबल के हुए एक्सीडेंट की वजह से वो रात भर सो नहीं पाया था, तो अब उसके साथ क्या होने वाला है। नाइट का सीन दिखाया जाता है। बैक्सुंजू और ओहानी सोने के लिए जब बेड पर आते हैं, तब यहाँ पर ओहानी के माइंड में बस जीसू की बातें चल रही होती है। इसी वजह से वो अपना गुस्सा निकालते हुए बैक्सुंजू को सही से सोने भी नहीं दे रही होती है। तब बैक्सुंजू ओहानी से कहता है, क्या बात है, कब से नोटिस कर रहा हूँ तुम करवटों पे करवटें बदलते जा रही हो और मुझे कुछ बता भी नहीं रही हो कि क्या हुआ, और ना ही मुझे सोने दे रही हो, आखिर बात क्या है? तब ओहानी कहती है, हर बार मैं ही बताऊं, क्या तुम कुछ भी नहीं बता सकते हो कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था? कोई तुम्हें एक अच्छा किस्सा कह रहा है, अब तो बता दो कि क्या हुआ था। तब यहाँ पर बैक्सुंजू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या हो रही है, क्योंकि वो जीसू को सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, इसके अलावा कभी भी उसने अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन जीसू ने अपने रिलेटेड और बैक्सुंजू के रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी ओहानी को, इसी वजह से ओहानी काफ़ी अपसेट थी और वो रात भर सही से बैक्सुंजू को सोने भी नहीं देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ओहानी अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को साइड में रख करके बैक्सुंजू के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाती है, तो किचन में देख करके शॉक्ड, क्योंकि वहाँ पर जीसू तो पहले से आई हुई रहती है और वो ओहानी से कहती है, तुम लेट हो क्योंकि मैंने बैक्सुंजू के लिए ऑलरेडी ब्रेकफास्ट को बना लिया और मैं उसे देने के लिए जा रही हूँ। ओहानी जीसू को रोकती है और उसे टीज करते हुए कहती है, नहीं नहीं जीसू, तुम ये कैसे कर सकती हो? आफ्टर ऑल तुम हमारी यहाँ की गेस्ट हो, कुछ टाइम के बाद तो तुम यहाँ से चली जाओगी। और बात रही बैक्सुंजू की ब्रेकफास्ट की, तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं उसकी वाइफ हूँ, मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन दोनों के बीच में फाइटिंग होने लगती है कि वो बैक्सुंजू के लिए ब्रेकफास्ट लेकर के जाएंगे, और इस चक्कर में पूरा ब्रेकफास्ट जाता है बैक्सुंजू के छोटे भाई के ऊपर, जिसे देखने के बाद वो दोनों शॉक्ड में थे। और बैक्सुंजू का भाई कहता है, मुझे ब्रेकफास्ट तो करना है, लेकिन इस तरह से नहीं करना है। जैसे तैसे दोनों की फाइटिंग स्टॉप होती है। नेक्स्ट सीन में ओहानी को दिखाया जाता है, वो अपने रूम के पास जाती है तो अंदर से आवाज़ें आने लगती है। ओहानी भी शौक में थी कि अंदर मैं नहीं हूँ तो फिर अंदर कौन है। वो डोर ओपन करती है तो अंदर उसके बेड पर जीसू लेटी हुई रहती है और उसके हाथ में उन दोनों की शादी की एल्बम रहती है।
ओहानी को बुरा लगता है। आफ्टर ऑल ओहानी की जगह पर कोई भी होगा तो उसे बुरा लगेगा। विदाउट किसी की परमिशन इस तरह किसी के बेडरूम में नहीं जाते। और यहाँ जीसू परमिशन तो छोड़ो, वो तो ओहानी के बेडरूम में विदाउट परमिशन आ करके उसके बेड पर लेट कर उसकी ही शादी की एल्बम्स देख रही होती है। ओहानी को बुरा लगता है। वो जीसू को कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे कमरे में आने से पहले परमिशन ले लेनी चाहिए और इस तरह किसी के भी बेडरूम में नहीं जाते हैं? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखाया नहीं है? जीसू को भी अब बुरा लगता है ओहानी की बातें। वो कहती है, क्या तुम्हें बताना इम्पोर्टेंट है? तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। आंटी ने मुझे बुलाया है और मैं बैक्सुंजो की सबसे अच्छी दोस्त हूँ, तो इसी वजह से मैं उसके कमरे में भी आ जा सकती हूँ। इसमें मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पर ओहानी कहती है, पास्ट की बातें कुछ और थी, अब बैक्सुंजो की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ रहती है, इसी वजह से तुम्हें बैक्सुंजो से ना सही उसकी वाइफ से परमिशन लेना पड़ेगा। तब यहाँ पर दिखाया जाता है जीसू को बुरा लगता है और वो उठकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तब बैक्सुंजो को भी बुरा लगता है कि वो उसके घर पर गेस्ट की तरह आई हुई है और ओहानी इस तरह से उसे ट्रीट करी है। वो ओहानी को बड़े प्यार से समझाता है और कहता है कि तुम्हें इस तरह से जीसू के साथ बात नहीं करनी चाहिए। वो हमारे यहाँ की गेस्ट है, बस कुछ दिनों के लिए, फिर वो चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर ओहानी को डर था कि जीसू कहीं बैक्सुंजो को छीन न ले। जीसू काफ़ी अपसेट रहती है। तब वहाँ पर बैक्सुंजो आता है और उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि ओहानी इस तरह से नहीं है जैसे वो समझने की कोशिश करिए। ओहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन यहाँ पर जीसू को दिखाया जाता है वो अपनी फीलिंग्स अब फाइनली बैक्सुंजो के सामने रख ही देती है और कहती है, बैक्सुंजो तुम्हें अच्छे से मालूम है बचपन से मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मुझे अगर मालूम रहता कि तुम मेरे पीछे शादी कर लोगे तो मैं कभी तुम्हें छोड़ करके नहीं जाती। आखिर उस लड़की में तुम्हें क्या दिखाई दिया जो तुमने उससे शादी कर ली? ना ही वो प्रीटी है, ना ही क्वालिफाइड है, और मिस्टेक तो समझो वो अपनी डेस्टिनी में लेकर आई है। हर काम करने से पहले उसकी कोई ना कोई मिस्टेक्स रहती ही है। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो? बैक्सुंजो तुम मेरे पास आ जाओ ना, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बैक्सुंजो कुछ बोलता है उससे पहले वहाँ पर ओहानी आ जाती है। ओहानी ने सारी बातें सुन ली थी, फिर भी वो हिम्मत बना करके आती है और कहती है, जीसू मुझे नहीं मालूम तुम्हारा पास्ट क्या है, लेकिन मेरा प्रेजेंट इस वक्त बैक्सुंजो है। ये बात तुम्हें अच्छे से मालूम है। मेरा घर डिस्ट्रॉय मत करो। यहाँ पर ओहानी उससे पूछती है, आखिर एक बात बताओ, तुम बैक्सुंजो से जब इतना ज़्यादा प्यार करती थी तो उसे छोड़ करके क्यों चली गई जिस वक्त उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? जिस पर जीसू कहती है, उस वक्त मेरा करियर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से मैंने अपने करियर को चुना। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बैक्सुंजो से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। बस वापस आ गई हूँ अपने बैक्सुंजो को हासिल करने के लिए। तब ओहानी उससे कहती है, तुम मुझसे पूछो जीसू कि मुझे अपने करियर और बैक्सुंजो में से अगर किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं आंख बंद करके बैक्सुंजो को चुनना पसंद करूँगी, क्योंकि मेरे लिए बैक्सुंजो के अलावा कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, ना ही मेरा करियर। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बैक्सुंजो के बगैर एक पल, एक मिनट, एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ। जब मैं कॉलेज जाती थी, बैक्सुंजो को नहीं देखती थी तो उस वक्त मेरी क्या सिचुएशन रहती थी ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ जीसू मेरा घर बर्बाद मत करो, मैं बैक्सुंजो से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर जीसू ओहानी से कहती है, ओहानी ये तुम्हारी फीलिंग्स है, तुम्हारी तरफ से, बैक्सुंजो की तरफ से नहीं है। बैक्सुंजो सिर्फ मुझे लाइक करता है, तुम्हें नहीं। इसी वजह से तुम्हें नहीं लगता है कि तुम ज़्यादा बोल रही हो? ओहानी को बुरा लगता है क्योंकि बैक्सुंजो उसी के पास खड़ा हुआ था और वो उसकी तरफ से नहीं बोल रहा था। इसी वजह से ओहानी काफ़ी हर्ट होती है कि बैक्सुंजो उसके साथ होकर भी वो उसके सपोर्ट में, उसकी फीवर में कोई भी बात नहीं कर रहा है। इसी वजह से वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और बैक्सुंजो उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता है। दोनों लड़कियों को जितना बोलना था, जितना सुनना था एक दूसरे के साथ, उन लोगों ने कह सुन लिया। अब बारी आती है बैक्सुंजो की। बैक्सुंजो जीसू से कहता है, शायद अब मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ओहानी को क्यों लाइक करता हूँ, और एज अ पार्टनर के तौर पे मैंने ओहानी को ही क्यों चुना, क्योंकि ओहानी अपनी खुशियों से ज़्यादा दूसरों की खुशियों का इंपॉर्टेंस रखती है। इसी वजह से मैं ओहानी को लाइक करता हूँ, ना कि तुम्हें। अब ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, और हाँ तुम मेरे लिए सिर्फ फ्रेंड रहोगी, इससे आगे मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जीसू को भी अपने किए पर काफ़ी पछतावा होता है कि पास्ट की बातें कुछ और थी, अब बैक्सुंजो बदल गया है, उसके लाइफ में दूसरी लड़की आ चुकी है। इसी वजह से वो उन दोनों को डिस्टर्ब ना करते हुए वहाँ से चली जाती है। बेचारी ओहानी बैक्सुंजो के खोने के डर से वो काफ़ी डर चुकी थी, इसी वजह से वो हर वक्त बैक्सुंजो के ही पास रहने की कोशिश कर रही थी और बैक्सुंजो ने उसे सपोर्ट नहीं किया। वो काफ़ी अपसेट थी। तब बैक्सुंजो आता है और उसे अपने जैकेट को उड़ाते हुए कहता है, ओहानी तुम रो क्यों रही हो? तब यहाँ पर ओहानी उससे कहती है, बस इसी वजह से, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हें खोने के डर से मैं बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ। तब यहाँ पर बैक्सुंजो कहता है, ओहानी तुम मेरी लाइफ में हो, तुम मेरी वाइफ हो, क्या मैं इससे ज़्यादा कोई और सबूत दे सकता हूँ कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ? तो ओहानी बैक्सुंजो से कहती है, तो तुमने जीसू के सामने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया? तब बैक्सुंजो कहता है, मैं चाहता था कि तुम अपने हस्बैंड के लिए खुद ही फाइट करो, शायद इसी वजह से मैं चुप था, लेकिन अब जो भी है सब सॉर्ट आउट हो गया है
और तुम्हें इस तरह से रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि किसी की वजह से मेरी वाइफ की आंखों में आंसू आए। बैक्सुंजू ओहानी को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ओहानी काफ़ी डरी हुई थी और रोई जा रही होती है, जिसे शांत करने के लिए बैक्सुंजू सडनली ओहानी को किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में ओहानी खुशी खुशी बैक्सुंजू के लिए लंच लेकर जाती है, बिकॉज अब बैक्सुंजू एक अच्छा डॉक्टर बन चुका था और ओहानी नर्स, और उसी के हॉस्पिटल में उसे नर्स की जॉब भी ऑफर हुई थी। बैक्सुंजू अपनी टीम के साथ था। ओहानी उसे इशारा करती है कि वो उसके लिए लंच लेकर आई है, लेकिन बैक्सुंजू उसे इग्नोर करता है क्योंकि वो अपने सीनियर्स के साथ था और किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए उसे जाना था। इसी वजह से वो उसे इग्नोर कर देता है, जिस पर ओहानी को काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन वो बाद में रियलाइज़ करती है कि बैक्सुंजू अब डॉक्टर बन गया है, उसका शेड्यूल बिजी हो गया है, तो शायद इसी वजह से। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ओहानी यहाँ पर अब नर्स की जॉब कर रही होती है। कुछ लड़कियाँ ओहानी के हस्बैंड के रिलेटेड उससे बातें करने लगती हैं। वो उसे टीज करते हुए कहती है, ओहानी क्या तुम अपने हस्बैंड को सही से खाना नहीं खिलाती हो? आजकल वो कितना ज़्यादा वीक रहता है और सुनाई में आ रहा है 4-4 5-5 दिन वो घर नहीं जाते क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा काम रहता है। तो ज़रा अच्छे से खाना खिलाओ, वरना उनकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी। और अगर तुमसे नहीं हो रहा तो हमें बताओ, हो सकता है हम बैक्सुंजू की कुछ हेल्प कर सके, क्योंकि बैक्सुंजू कितना ज़्यादा हैंडसम है ना। यहाँ पर दिखाया जाता है ओहानी के साथ साथ यहाँ पर कुछ और नर्सें भी काम करती है जो बैक्सुंजू के ऊपर एकदम टोटल लट्टू हैं, ये जानते हुए भी कि बैक्सुंजू मैरिड है। यहाँ पर ओहानी उन लोग का मुंह बंद करते हुए लंच बॉक्स दिखाती है और कहती है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बैक्सुंजू मेरा हस्बैंड है और मुझे मालूम है कि उसे कौन सी चीज़ कब देनी है, किस वक्त देनी है, जो कि तुम्हें नहीं मालूम। इसी वजह से कुछ भी बोलने से पहले ज़रा सोच समझ करके बोलो कि तुम किसके सामने बोल रही हो। यहाँ पर ओहानी को दिखाई देता है वो बैक्सुंजू को कैंटीन में ढूंढते हुए चली जाती है ताकि वो उसके साथ लंच कर सके, लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद भी बैक्सुंजू उसे नहीं मिलता है। वो काफ़ी अपसेट हो जाती है और वो जाने लगती है। तब वो जब स्टेयर से उतरती है तब उसकी नज़र बैक्सुंजू पर पड़ जाती है। ओह बैक्सुंजू, तो तुम यहाँ पर हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए लंच बना कर लेकर आई थी, हम दोनों साथ में खाएंगे, चलो ना। और ये कहते हुए बहुत तेज़ी से बैक्सुंजू की तरफ बढ़ती है और पैरों में ही फंस करके वो स्टेयर से नीचे गिरने लगती है। तब बैक्सुंजू उसे संभालने की कोशिश करता है और इस बीच दोनों ही बहुत बुरी तरीके से गिर जाते हैं स्टेयर से। यहाँ पर ओहानी तो उठ जाती है, लेकिन बैक्सुंजू नहीं उठ पाता है क्योंकि बैक्सुंजू बेहोश हो चुका था। ओहानी जब उठती है और बैक्सुंजू को उठाने की कोशिश करती है, बैक्सुंजू मजाक मत करो, चलो फ़ौरन लंच करते हैं, मुझे भूख भी लगी है। काफ़ी देर तक उठाने के बाद भी बैक्सुंजू जब कुछ भी मूवमेंट नहीं करता है तब ओहानी डर जाती है। बैक्सुंजू क्या हुआ? अब यहाँ पर ओहानी को रियलाइज़ होता है कि बैक्सुंजू बेहोश हो गया है। वो रोने लगती है, बैक्सुंजू ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बैक्सुंजू को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा होता है। बैक्सुंजू की कंडीशन काफ़ी ख़राब रहती है क्योंकि अभी तक उसे होश नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर ओहानी को दिखाया जाता है वो तो ठीक ठाक थी, लेकिन रो रो करके बैक्सुंजू की यादों में वो अपनी कंडीशन को खुद ही ख़राब कर लेती है। नहीं बैक्सुंजू, तुम मुझे छोड़ करके इस तरह से नहीं जाते हो, जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगी। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बैक्सुंजू को अभी तक होश नहीं आया हुआ रहता है और ओहानी रोते हुए गॉड से प्रे करती है कि प्लीज़ उसके हस्बैंड को जल्द से जल्द ठीक कर दें। अब यहाँ पर वो प्रे कर ही रही होती है तभी डॉक्टर की एंट्री हो जाती है। डॉक्टर फटाफट यहाँ पर बैक्सुंजू को चेक करना स्टार्ट करते हैं। ओहानी आती है और पूछती है कि क्या बात है डॉक्टर, मुझे बताइए ना, अगर कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे शेयर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको शेयर करनी ही पड़ेगी क्योंकि मैं बैक्सुंजू की वाइफ हूँ, मुझे जानने का हक है कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ। तब यहाँ पर डॉक्टर स्माइल करते हुए ओहानी से कहते हैं, तुम जितना डर रही हो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैक्सुंजू को कुछ हुआ ही नहीं है, बस उसके पैर में थोड़ी सी फ्रैक्चर आई है, वो ठीक हो जाएगा। तब ओहानी कहती है, तो फिर बैक्सुंजू अभी तक होश में क्यों नहीं आया? डॉक्टर स्माइल करते हुए, उसे होश तब आएगा जब वो उठकर बैठेगा। तब यहाँ पर डॉक्टर क्लियर कहते हैं कि बैक्सुंजू काफ़ी टाइम से यहाँ पर काम कर रहे, 2-2 3-3 दिन तक उसे जागना पड़ता है और इसी वजह से उसकी नींद कंप्लीट नहीं हुई है, इस वक्त वो सो रहा है, तो इसी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओहानी थोड़ा रिलैक्स फील करती है, ओह अच्छा, तो मेरे बैक्सुंजू को नींद आई है, वो सो रहे हैं। बैक्सुंजू उठ जाता है, ओहानी तुम इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रही हो, एटलीस्ट मुझे थोड़ा टाइम तो सोने दो। तब ओहानी खुश हो जाती है कि बैक्सुंजू को होश आ गया। ओ बैक्सुंजू, तुम होश में आ गए, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान हो रही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर आपस में नर्सें बात कर रही होती है कि बैक्सुंजू हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उसके पैर में फ्रैक्चर आई है। तब यहाँ पर वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो बैक्सुंजू का ख्याल रखने के लिए खुद उसकी नर्स बन करके जाएंगे। अभी उन लोगों की बातें हो रही होती है तभी वहाँ पर ओहानी की एंट्री हो जाती है जो स्माइल करते हुए कहती है, नहीं नहीं, तुम दोनों को इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा लूँगी और वैसे भी मैंने अपने सीनियर से बात कर ली है, उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया है कि मैं बैक्सुंजू का खुद ही ख्याल रखूँगी, तो इसी वजह से तुम लोग अपनी जॉब करो, बाकी मैं मेरे हस्बैंड की जॉब कर लूँगी एज अ वाइफ के तौर पे, और मेरे हस्बैंड से दूर रहो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर ओहानी आती है बैक्सुंजू के पास। अब बैक्सुंजू रिलैक्स होकर के बैठा हुआ था, वो ओहानी से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
वो कुछ बोले बिना ही उसके मुंह में थर्मामीटर डाल देती है कहते हुए मैं तुम्हारे यहाँ पर बुखार चेक करने के लिए आई हूँ। और ऐसा करते करते बार बार ओहानी बैक्सुंजो के पास आती, कभी उसकी मेडिसिन लेकर के, कभी उसकी केयरिंग करने के लिए, कभी उसके बम पे इंजेक्शन लगाने के लिए। अब बैक्सुंजो कहता है अब क्या हो गया, अब क्या बात करनी है जो तुम फिर आ गई हो। तो ओहानी कहती है बैक्सुंजो मुझे तुम्हें मेडिसिन खिलानी है और इसके लिए पहले तुम्हें एक फूड खाना पड़ेगा, तो ये अपने हाथों से बना कर लेकर आई हूँ, फटाफट से खाओ। तब यहाँ पर बैक्सुंजो कहता है तुम्हें इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ओहानी, मैं खुद से खा लूँगा। ओहानी कहती है नहीं मैं ही खिलाऊंगी और स्पून से ज़बरदस्ती बैक्सुंजो को खाना खिलाने लगती है। बैक्सुंजो को उस वक्त काफ़ी अच्छा लगता है कि उसकी वाइफ उसकी कितनी ज़्यादा केयरिंग कर रही है। वो उसके हाथों से खाता है लेकिन बाद में इग्नोर करते हुए कहता है ओहानी मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद के हाथों से खा सकता हूँ, तो इसी वजह से तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओहानी माने तब ना, नहीं बैक्सुंजो मैं तुम्हें खिला कर ही रहूँगी और पूरा लंच तुम्हें फिनिश करना पड़ेगा। बैक्सुंजो मेडिसिन खा करके जब रिलैक्स कर रहा होता है तब ओहानी चुपके से जाती है और डोर को बंद कर देती है ताकि कोई भी बैक्सुंजो को डिस्टर्ब ना करने पाए। तब वहाँ पर बैक्सुंजो के सीनियर पहुँच जाते हैं और वो बैक्सुंजो के लिए भर भर करके काम लेकर आए हुए रहते हैं। लेकिन ओहानी उन्हें अंदर जाने दे तब ना, ओहानी कहती है नहीं सर अभी मत जाइए ना, बैक्सुंजो की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो इस वक्त काम करने की कंडीशन में नहीं है। तब सीनियर कहते हैं बैक्सुंजो के पैर में सिर्फ थोड़ी सी मोच आई है, उसके हाथ तो सही सलामत है ना, तो काम हाथों से करना है। लेकिन यहाँ पर ओहानी ज़बरदस्ती सारा काम अपने ऊपर ले लेती है। ओके सर अगर आप चाहते हैं बैक्सुंजो करे तो ठीक है, जब बैक्सुंजो सो करके उठेगा तब मैं ये सब कुछ दे दूँगी। लेकिन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ओहानी वो सारे काम खुद लेकर के बैठ जाती है। ओहानी की लाइफ में एक चीज़ तो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है कि वो जो भी काम करती है उसमें कुछ ना कुछ तो उसकी मिस्टेक्स होती है। सीनियर बैक्सुंजो के पास पूरा चार्ट लेकर आते हैं और कहते हैं बैक्सुंजो ये तुमने क्या किया, तुम इतनी ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुमने सारी डिटेल्स कितनी रॉन्ग भरी है, ऐसा क्यों किया तुमने। तब यहाँ पर बैक्सुंजो स्माइल करने लगता है बिकॉज उसने तो ये काम नहीं किया था। तब वो समझ जाता है कि ज़रूर ये ओहानी ने किया है। इसी वजह से वो सीनियर से सॉरी कहता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा से फिक्स कर दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अब बैक्सुंजो बैठ जाता है काम पर। तब ओहानी आती है और देख करके शौक, बैक्सुंजो तुम कर क्या रहे हो, इस वक्त तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है और तुम हो के काम लेकर के बैठे हो। और बाय द वे तुम कर क्या रहे हो, ये तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, फिर तुम इसे रिपीट से क्यों कर रहे हो। तब बैक्सुंजो कहता है ओहानी जब तुम्हें जो काम नहीं करने आता है तुम्हें नहीं करना चाहिए ना, तुम्हें बता देना चाहिए था कि मेरे लिए काम है, मैं काम कर देता, मेरी कंडीशन ठीक है, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया और खुद से ही पूरा चार्ट फिल कर दिया है, वो भी पूरा का पूरा गलत, तो मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ओहानी को जब मालूम पड़ता है कि उसने पूरा चार्ट गलत फिल किया है तो वो काफ़ी अपसेट हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाता है। वो रोते हुए बैक्सुंजो से कहती है बैक्सुंजो तुम जानते हो ना मैं हर वक्त तुम्हारी हेल्प करने की ही बस कोशिश में लगी हुई रहती हूँ, बस मैं चाह रही थी कि तुम रेस्ट करो और मैं तुम्हारा सारा काम कर लूँ, एक अच्छी वाइफ होने की ड्यूटी निभाना चाह रही थी, लेकिन देखो मुझसे वो भी नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर जब बैक्सुंजो नोटिस करता है कि ओहानी तो रोने लगी है तो वो ओहानी को अपने क्लोज बिठाता है और उसे समझाते हुए सडनली किस कर लेता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर ओहानी को फाइनली अपनी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाती है। इसी वजह से वो बैक्सुंजो से जिद पे अड़ जाती है कि ड्राइविंग मैं करूँगी। तब यहाँ पर बैक्सुंजो कहता है हाँ 8 टाइम्स रिजेक्ट होने के बाद तुम्हें ये लाइसेंस मिला है और तुम चाहती हो कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूँ। देखो ओहानी ये पॉसिबल नहीं है, ये कहकर वो की ढूंढने लगता है। तब ओहानी उसे इशारों में बताती है कि की मेरे पास है और इस वक्त मैं ड्राइविंग करने के मोड में हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करोगे। बैक्सुंजो उसे मना करने की कोशिश करता है और की लेने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली होता वही है जो कि ओहानी चाह रही थी। अब यहाँ पर ओहानी ड्राइविंग कर रही होती है लेकिन ओहानी को उतनी अच्छे से ड्राइविंग नहीं आ रही होती है, तो बैक्सुंजो उसे गाइड करता है कि किस तरह उसे ड्राइविंग करनी चाहिए। तब यहाँ पर ओहानी कहती है हाँ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ड्राइविंग सीखा है, जिसने मुझे ट्रेन किया है वो बहुत ही अच्छा और मास्टर था। लेकिन आगे चल करके यहाँ पर ओहानी के हाथ पैर तो कांपने लगते हैं, उसे सही से स्टीयरिंग भी पकड़ने नहीं आ रही थी तो वो ड्राइविंग कहाँ से करती। तो बैक्सुंजो उसे स्टॉप करता है और उसे कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो बहुत जल्द हम दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा और हम लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे। तब ओहानी कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बैक्सुंजो, मुझे आता है, बस मुझे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन बैक्सुंजो उसकी एक नहीं सुनता है और आधे रास्ते में ही ओहानी को उठा देता है ये कहते हुए कि तुम्हें ड्राइविंग नहीं आ रही है, जब आ जाएगी उसके बाद तुम करना। इसके अलावा बैक्सुंजो ओहानी से कहता है मैं हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ कि जब हमारे बच्चे होंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या होएगा और वो कहीं तुम्हारे माइंड के ना होए। मैं प्रे करूँगा कि वो तुम्हारे माइंड के ना होने पाए, अगर ऐसा रहेगा तो वो भी शायद ड्राइविंग नहीं सीख पाएंगे। तब ओहानी कहती है बैक्सुंजो इस तरह से मजाक मत करो ना। बैक्सुंजो कहता है तो फिर डन हुआ, अब ड्राइविंग मैं करूँगा, तुम्हें बैठना रहेगा। ओहानी डील डन करती है लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल में चाह रख रही थी कि वो खुद ड्राइव करे। ओहानी काफ़ी टाइम बाद बैक्सुंजो के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गई हुई थी तो इसी वजह से वो वहाँ का इन्वायरमेंट फुल इंजॉय करती है।
साथ ही वो बैक्सुंजो को खाना भी खिलाती है क्योंकि वो लेकर आई हुई रहती है। और बैक्सुंजो ड्राइव कर रहा होता है और ओहानी बड़े प्यार से उसे खिला रही होती है। कुछ टाइम के बाद ओहानी उसे अपने ग्लासेस भी ऑफ़र करती है, ये कहते हुए कि तुम जब इस ग्लासेस को पहनते हो ना, तो सच बताऊं तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगते हो। ओहानी इन्वायरमेंट का मज़ा ले रही होती है, अचानक से उसका स्कार्फ उड़ जाता है। तब वो बैक्सुंजो से कहती है, बैक्सुंजो मेरा स्कार्फ उड़ गया है, चलो उसे लेने के लिए। दोनों वापस आते हैं और वहाँ पर दिखाया जाता है कि ओहानी का जो स्कार्फ रहता है वो ऊपर ही अटक जाता है किसी ट्री पर। तब यहाँ पर बैक्सुंजो ओहानी से कहता है, देखो मैं तो इतना हाइटेड नहीं हूँ, तो इसके लिए तुम्हें नीचे बैठना पड़ेगा और मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ करके स्कार्फ लाऊंगा। ओहानी बैठ जाती है, बैक्सुंजो स्माइल करने लगता है और कहता है, पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ूंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं बैठ रहा हूँ, तुम मेरे कंधे पे चढ़ो और किसी भी तरह वो स्कार्फ को ले लो, ठीक है। तब ओहानी कहती है ठीक है। उसके बाद बैक्सुंजो जब नीचे बैठता है, ओहानी उसके कंधे पर बैठती है। तो जैसे ही बैक्सुंजो उठता है, ओहानी डर जाती है हाइट को देख करके और कहती है, बैक्सुंजो ये मुझसे नहीं होगा, मुझे नीचे उतारो, ऐसा लग रहा है मैं अभी गिर जाऊंगी। तब बैक्सुंजो उसे नीचे उतारता है और ओहानी को अपने स्कार्फ के बगैर ही आगे का ट्रैवल कंटिन्यू करना पड़ता है। लेकिन वो इस बेस पर वहाँ से जाती है कि ड्राइविंग वो करेगी। अब ये ड्राइविंग कर रही होती है। तब बैक्सुंजो उसे कहता है, सच में समझ भी नहीं आ रहा है कि तुम्हें ड्राइविंग सिखाया किसने। अभी तक तुम्हें लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन ड्राइविंग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आ रही है। इस तरह से करोगी तो कहीं ना कहीं ज़रूर हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। ओहानी को बड़ी चिढ़ लगती है कि बैक्सुंजो उसके बारे में इस तरह से बोल रहा है। तब वो बैक्सुंजो से कहती है, बैक्सुंजो अब तुम मेरी कार में 1 मिनट के लिए भी बैठोगे नहीं, जल्दी से नीचे उतरो, मुझे नहीं बैठाना है तुम्हें, आगे का ट्रैवलिंग मैं खुद ही कर लूँगी। तो बैक्सुंजो ओहानी को टीज करते हुए से कहता है, ओहानी बता दो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए कि कार मेरी है, तो अगर निकलना है तुम्हें तो तुम निकल सकती हो। ओहानी को बुरा लग जाता है कि बैक्सुंजो उसे इस तरह से कैसे बोल सकता है कि उसे ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इसी वजह से वो अब कार के बिना ही पैदल चल रही होती है। तब बैक्सुंजो उसके पीछे आता है और कहता है, ओहानी अब तो बैठ जाओ। ओहानी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने के लिए कि मुझे कार ड्राइविंग नहीं आती है। और उससे कहती है, देखो बैक्सुंजो सामने तुम्हारे पपी है। ओहानी झूठ बोलती है। जब बैक्सुंजो सामने देखता है तो गलती से उसकी कार खड्डे में चली जाती है। अब कार खराब होने की वजह से दोनों एक साथ बैठे हुए थे। यहाँ पर ओहानी फुल मज़े ले रही होती है बैक्सुंजो की और कहती है, किसने कहा था, अभी थोड़ी देर पहले मुझसे किसी ने कहा था कि वो ड्राइविंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है और उससे मिस्टेक्स नहीं होती है। तो अभी बैक्सुंजो तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने तो बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं किया। तो इसी वजह से किसी के ऊपर भी लेक्चर झाड़ने से पहले खुद को देख लेना चाहिए। और स्माइल करने लगती है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं आती है, जबकि तुम्हारा इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तब बैक्सुंजो ओहानी की बातें सुन करके स्माइल करने लगता है कि जो कुछ भी है ओहानी इस वक्त सही तो कह रही है। अब यहाँ पर ओहानी बैक्सुंजो से कहती है, चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम मैं ड्राइविंग करूँगी। और यहाँ पर ओहानी को ड्राइविंग करते हुए दिखाया जाता है उस वक्त। तो यहाँ पर बैक्सुंजो भी सेटिस्फाई रहता है क्योंकि एक्चुअल में उन लोगों की कार ख़राब हो जाती है और उनकी कार को कोई ले करके जाता है। इसी वजह से बैक्सुंजो सेटिस्फाई था कि अब ओहानी कार ड्राइव कर सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बैक्सुंजो को फ्लावर्स के साथ दिखाया जाता है। एक पर्सन बैक्सुंजो से कहता है कि तुम्हें फ्लावर्स के बारे में सब कुछ मालूम है ना। बैक्सुंजो के ना बोलने पर वो उसे बताता है, तुम्हें इतना भी आइडिया नहीं है कि फ्लावर्स जब अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर देना तो बदले में वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और हमसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसा करे तो तुम्हें उसे ये फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहिए, ये लव को इंक्रीज़ करता है। बैक्सुंजो को ये सारी बातें बकवास लग रही होती है बिकॉज बैक्सुंजो का मानना रहता है कि प्यार में ये सब ज़रूरी नहीं है। सारी नर्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में गप्पे लड़ा रहे होते हैं कि लास्ट टाइम पर उनके बर्थडे पर उनके हस्बैंड ने या उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें क्या गिफ्ट ऑफर किया था। अब सारे के सारे लोग यहाँ पर ओहानी से पूछने लगते हैं। तब ओहानी सोचते हुए कहती है, हाँ 2 साल पहले बैक्सुंजो ने मेरे बर्थडे पर मुझे मेरे कॉलेज के पूरे पोर्शन को कंप्लीट करके दिया था। तब सारे लोग हंसने लगते हैं, सच में तुम्हारे हस्बैंड ने 2 साल पहले तुम्हारे लिए पोर्शन को कंप्लीट करके दिया था, वो भी तुम्हारे बर्थडे पर। यहाँ पर बैक्सुंजो को दिखाया जाता है वो भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। ओहानी देख लेती है कि बैक्सुंजो पास ही में खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा है। तब वो उसे हाय बोलती है, लेकिन बेचारी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है जब बैक्सुंजो की तरफ से कोई भी आंसर रिप्लाई उसे नहीं मिलता है। तब उसे याद आता है कि अगले 16 को तो उसका बर्थडे है और उसे बैक्सुंजो को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो बैक्सुंजो के पास चली जाती है मिलने के लिए। तब बैक्सुंजो पेशेंट को देख रहा होता है। वो ओहानी से कहते हैं, ओहानी तुम यहाँ पर क्या कर रही? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ओहानी बैक्सुंजो को बताना चाह रही थी कि नेक्स्ट 16 को उसका बर्थडे है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बैक्सुंजो और ओहानी दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं और ओहानी देखती है कि एक कपल फ्लावर्स लेकर के जा रहे होते हैं। तब बैक्सुंजो भी उसे देख लेता है और ओहानी से कहता है, ओहानी क्या तुम्हें भी फ्लावर्स पसंद है? तब ओहानी बैक्सुंजो से कहती है, ऑफ कोर्स बैक्सुंजो, कौन नहीं चाहेगा कि वो जिससे प्यार करता है या करती है वो उसके लिए गिफ्ट में फ़्लावर्स लेकर आए। मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्लावर्स लगते हैं
अगर तुम्हारे हाथों से मिले तो। बैक्सुनजो स्माइल करने लगता है और कहता है, चलो कोई बात नहीं, इतनी बहकी हुई बातें मत करो, हम घर के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। और ओहानी तो अपनी ही बातों में मगन और स्माइल कर रही होती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है जब बैक्सुनजो की मॉम को पता चलता है कि ओहानी का बर्थडे है और उस टाइम भी बैक्सुनजो हॉलीडे नहीं ले रहा है, वो तो सर्जरी के लिए बिजी होने वाला है। तो इस बात पर उसकी मॉम को भी गुस्सा आता है कि 1 साल में एक बार तो बर्थडे आता है और लास्ट टाइम भी उसने हम लोगों के साथ नहीं सेलिब्रेट किया था। तो उन्हें बुरा लगता है क्योंकि वो छोटी मोटी पार्टी अरेंज करना चाह रही थी ओहानी के बर्थडे पर। वो बैक्सुनजो के आने पर बैक्सुनजो से कहती है, बैक्सुनजो ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम ओहानी के बर्थडे पर सर्जरी करने के लिए जा रहे हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि ओहानी का बर्थडे है। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो पहले या बाद में कर लो ना। तो बैक्सुनजो अपनी मॉम से कहता है, मॉम आपको मालूम है ना मेरा नेचर कैसा है, मुझे ये फालतू कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और इसके लिए क्या मैं अपनी सर्जरी को डिले करूँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। ओहानी को भी कहीं ना कहीं बुरा लगता है बैक्सुनजो की बात है कि उसका बर्थडे है और बैक्सुनजो के साथ अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट करना चाह रही है, बट वो मना कर रहा है। अब नाइट में दिखाया जाता है बैक्सुनजो कंप्यूटर पे कुछ वर्क कर रहा होता है। ओहानी आती है तब बैक्सुनजो कहता है, तुमसे ज़रा भी रहा नहीं गया, हाँ तुमने मॉम को भी बता दिया कि तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारा बस चले तो तुम सबको बता दो चिल्ला चिल्ला करके कि 16 को तुम्हारा बर्थडे है। एंड बाय द वे मुझे एक बात पूछनी थी, तुम्हें बर्थडे पर क्या पसंद है। ओहानी तो भावनाओं में बह जाती है और बैक्सुनजो से कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा बर्थडे मैं अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट करूँ, बाहर जा कर के वो मुझे 100 रोजेस ऑफ़र करे, मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, एक रेस्टोरेंट में जा कर के हम लोग अपनी फेवरेट डिश को खाएं, और उसके बाद बैक्सुनजो तुम मेरे लिए गाना गाओ, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। तब यहाँ पर बैक्सुनजो कहता है, ओहानी तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए, बिकॉज रात काफ़ी हो चुकी है और इस तरह से तुम जगी रहोगी तो मैं अपने काम पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाऊँगा, तो बेटर रहेगा तुम जल्दी से सो जाओ क्योंकि मुझे मेरे काम को कंप्लीट भी तो करना है ना। ओहानी अपसेट होती है और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। बैक्सुनजो ओहानी को सरप्राइज़ देना चाह रहा था, इसी वजह से वो अपने काम को कंप्लीट करना चाह रहा था। वो अपने सीनियर से परमिशन लेता है कि क्या उसे हॉलीडे मिल सकती है, बट उसके सीनियर का कहना रहता है, बैक्सुनजो जब तक तुम अपना काम कंप्लीट नहीं कर लोगे तुम्हें हॉलीडे नहीं मिलेगी, इसी वजह से अगर तुम अपना काम जल्दी कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें छुट्टी मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिल सकती है। बैक्सुनजो सीनियर से कहता है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने अपने काम को कंप्लीट कर लिया तो मुझे हॉलीडे मिल सकती है। सीनियर के हाँ बोलने पर अब बैक्सुनजो काम पर लग जाता है। इवन वो तो पूरी रात काम करता है जग करके, और वहीं सीनियर घोड़े बेच करके सो रहे होते हैं। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। बैक्सुनजो अपना काम पूरा कंप्लीट कर चुका हुआ रहता है। सीनियर कहते हैं, नहीं नेक्स्ट टाइम ज़रूर बैक्सुनजो रहेगा, उसे अपने काम पे फोकस भी तो करना है। तब बैक्सुनजो का कॉल आने लगता है। मदर अभी तक बैक्सुनजो के ऊपर गुस्सा दिखा रही होती है, लेकिन कॉल का सुन करके वो फ़ौरन कॉल रिसीव करने के लिए कहती है। तब यहाँ पर बैक्सुनजो कहता है, ओहानी हम दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, एक इमरजेंसी केस आ गई है, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आओ। और यहाँ पर बाहर का सीन दिखाया जाता है। बैक्सुनजो तो फुल तैयारी के साथ में आया था, जैसे कि ओहानी ने उसे कहा था कि किस तरह वो उसे प्रपोज करे, उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाए। बैक्सुनजो काफ़ी नर्वस भी फील कर रहा होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम वो ओहानी के लिए ये सब कर रहा होता है। अब उसकी तैयारी तो पूरी हो चुकी थी, बस ओहानी के बाहर आने का वेट कर रहा होता है। तब वो अपने कार के मिरर में देखता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। यहाँ पर बैक्सुनजो से कहता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं फटाफट आपको हॉस्पिटल लेकर के चलता हूँ। अब यहाँ पर वो उस लेडी को कार में बिठाने लगता है। पीछे से ओहानी भी आ जाती है। तब बैक्सुनजो कहता है, ओहानी जल्दी से आओ, इस लेडी को फ़ौरन हमें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ओहानी कहती है, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, और ये कहते हुए दोनों कार में बैठते हैं। और यहाँ पर बैक्सुनजो का तो सरप्राइज़ प्लान सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वो लोग तो निकल पड़ते हैं उस लेडी को हॉस्पिटल तक का पहुँचाने के लिए, लेकिन इस बीच उस लेडी को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से वो कार में रखे हुए सारे फ्लावर्स को तोड़ फोड़ देती है, और इवन बैक्सुनजो ने जो सरप्राइज़ प्लान किया था उसकी भी सत्या पीट देती है। खैर यहाँ पर वो लेडी को लेकर के चला जाता है। अब यहाँ पर ओहानी जब कार में देखती है तो उसे समझ में आता है कि बैक्सुनजो ने उसके लिए कुछ ना कुछ तो अरेंज किया था, लेकिन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। वो अपसेट हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बैक्सुनजो आ जाता है और वो ओहानी को बताता है कि हमने सही टाइम पर उस लेडी को हॉस्पिटल में लेकर आए, जिसकी वजह से उसका बेबी नॉर्मल हुआ है और वो अभी ठीक है। ओहानी खुश हो जाती है कि चलो उसने अच्छा काम किया। अब यहाँ पर वो स्माइल कर रही होती है, लेकिन उसकी स्माइल में उसके आंसू भी थे कि बैक्सुनजो के पास पूरे वर्ल्ड के लिए टाइम है सिवाय उसकी अपनी वाइफ को छोड़ करके। यहाँ पर वो अपसेट थी। तब बैक्सुनजो ओहानी से कहता है, ओहानी 2 मिनट के लिए ज़रा साइड में आना, तुम्हें कुछ दिखाना है। ओहानी जब साइड में आती है तब बैक्सुनजो एक केक को निकालता है, जो कि वो केक सेफ था क्योंकि बैक्सुनजो ने उसे संभाल के रखा था। अब यहाँ पर वो ओहानी से कहता है, ओहानी मैंने कोशिश तो की थी कि मैं तुम्हारे उन सारे विशेष को कंप्लीट कर सकूं जो कि तुमने मुझसे रात में कहा था। मैंने अरेंजमेंट की
बट सॉरी, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये केक सही सलामत है, क्या ये केक कट कर सकते हैं? तब यहाँ पर ओहानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि बैक्सुनजू उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। यहाँ पर बैक्सुनजू ओहानी से कहता है, मैंने तो चाहा था कि मैं तुम्हें 100 रोजेज़ को भी गिफ्ट करूँ और तुम्हें आई लव यू भी बोलूँ और तुम्हारे लिए सॉन्ग भी गाऊँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज सारे रोजेज़ डिस्ट्रॉय हो गए हैं, सिर्फ ओनली वन ही बचा है। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगी? ओहानी तो खुश हो जाती है और सडनली उसे एक्सेप्ट कर लेती है और बैक्सुनजू से कहती है, तुम मुझे चाहे 1 रोज़ दो या 100, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और हर बार मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। यहाँ पर बैक्सुनजू ओहानी के लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाता है और इसी के साथ उसे किस भी करता है। ओहानी बैक्सुनजू से कहती है, बैक्सुनजू सच बताऊँ, ये मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया और बेस्ट बर्थडे है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरे लिए स्पेशली बर्थडे सॉन्ग को गाया, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ओहानी और बैक्सुनजू की लव स्टोरी कैसे लगी। और जाने से पहले आप सबको इन्फॉर्म कर दूँ कि नेक्स्ट ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। थाई रिवेंज बेस्ड पर है और फुल टॉक्सिक भी है, तो उसे देखना मत भूलिएगा।